का मैं आपको पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जब मैं कोई चीज क्लास में बात हो रही तो उसका रिस्पांस दिया कीजिए। मैं बैठा बैठा इंतजार करता रहता हूँ, जवाब है किसी का जवाब ही नहीं आता, है ना। देखिए अब हमने क्या देखा था, आपका जो पार्टनरशिप यूनिट है, पूरा यूनिट, ये इसको हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है, इसका मैं आपको जो ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसके 3 मेजर पोर्शंस है। 3 मेजर पोर्शंस, या पहले तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 मेजर पोर्शंस है। एक है रेगुलर अकाउंटिंग, एक पार्टनरशिप फर्म में जो रेगुलर अकाउंटिंग होती है, हर साल होती है, वो उसके लिए कुछ खास बात नहीं है, और वो हमने पढ़ी थी। दैट आपने जो 11 में पढ़ा, कैश बुक बनाना, आपने ट्रायल बुक बनाना पढ़ा 11 के अंदर, आपने बीआरएस पढ़ा, डेप्रिसिएशन पढ़ा, रेक्टिफिकेशन पढ़ा, ट्रेडिंग पीनल अकाउंट पढ़ा, वो सब कुछ होता है पार्टनरशिप में, वो सब कुछ होता है। उसके अलावा पार्टनरशिप में एक चीज और होती है, दैट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। आप एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसको हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कहते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर जो है, ये पूरा पूरा इसके ऊपर था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था, मतलब आप फंडामेंटल्स में आपने पढ़ा, वो आपने पढ़ लिया, दैट वाज नथिंग अनयूजुअल। अब हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज हम पढ़ रहे हैं स्पेशल अकाउंटिंग। स्पेशल अकाउंटिंग 2 तरह की होती है। एक कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हम अलग टाइप की अकाउंटिंग करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एडमिशन हुआ किसी नए पार्टनर का, कोई पार्टनर रिटायर हुआ, किसी पार्टनर की डेथ हुई, या पार्टनर्स ने आपस में अपना रेशियो चेंज किया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, या पार्टनर्स की किसी की डेथ हो गई, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, उसका उसका उसमें चेंज आ रहा है। और एक और चीज होती है स्पेशल अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब ये हो गया, फर्म बंद हो गई, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो गया। अब वो डिसॉल्व कैसे हो सकती है फर्म, डिसोल्यूशन, 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 डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, फर्म बंद। अब क्या कैसे बंद हो सकती है, हमने पार्टनरशिप फर्म किसी को बेच दी, अब वो दूसरे लोग आ गए, या हमारी फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ मर्ज होके हमारी फर्म खत्म हो गई, अब उसमें वही काम हो, या हमने पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स में झगड़े हो गए और पार्टनर्स ने कहा बंद करो, सब काम धाम बंद, एसेट्स लायबिलिटीज एसेट्स बेच के लायबिलिटीज वगैरह सब चुका दी और बिजनेस खत्म हो गया। या फिर पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट हो गई, अब पार्टनरशिप नहीं रही, वो बढ़ गया, उनका काम बढ़ गया, उनको लगता है पार्टनरशिप में काम नहीं चलेगा, हमें अब इसको कंपनी बनाना चाहिए, तो पार्टनर्स ने उस पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई, अब कंपनी आ गई वो अलग बात है, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप अब नहीं है जो पहले थी। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप है लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, कोई नया पार्टनर आ गया, कोई चला गया, या रेशियो बदल गया, ऐसा कुछ भी हुआ है, बट वो पार्टनरशिप अभी भी चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चार अलग अलग चैप्टर्स हैं। रिटायरमेंट डेथ बुक्स में एक चैप्टर करके दिया हुआ है, इन दोनों को एक चैप्टर मिल गया हुआ है, एडमिशन अलग है,
चेंज इन पीएसआर अलग है। तो ये मेजरली 3 चैप्टर्स में दे रखी है। तो तीनों चैप्टर्स में 80% चीजें कॉमन है, सिर्फ 20% चीजें, और वो भी कई बार उससे भी कम 15% ही वो बदल रही है। 80% चीजें कॉमन है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको जो टॉपिक्स, जो चीजें कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट्स आपको मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसके अंदर एडमिशन के भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें चेंज इन पीएसआर के भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें रिटायरमेंट के भी क्वेश्चंस होंगे, और उसमें डेथ के भी क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते समय ये चारों चीजें हमारी एक साथ चलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। we'll be studying all these 4 things together when we are studying these concepts. जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो हम ये चारों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे, एडमिशन भी देखेंगे, चेंज इन पीएसआर भी देखेंगे, रिटायरमेंट भी देखेंगे, और डेथ भी देखेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। आप बुक में ढूंढेंगे तो सर ये जो बुक के अंदर ये क्वेश्चन कहाँ है, वो क्वेश्चन हो सकता है, बुक में तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि मैंने ये चीज समझाई है, और उसके अंदर जो आपको शीट्स दूंगा, शीट्स के अंदर चारों चीजों के एक साथ क्वेश्चन होंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। तो अभी जो मैं आपसे क्लासेस ले रहा हूँ, आप इन क्लासेस को बहुत ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए। अगर कोई छूट जाए तो आप उसको रिकॉर्डिंग जरूर से देखें, जस्ट वॉच दैट रिकॉर्डिंग प्रॉपरली एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस। उसको आप स्किप नहीं करें, समझते हुए चलें। एक बार वो चीज छूट गई तो फिर वो बाद में बड़ी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि जब आप वो बाद में चैप्टर करेंगे तो आएगा। तो इसलिए जो मैं अभी समझाऊंगा उन चीजों को आप अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सबको इतना टाइम दिया था कि जब मैं ये चीजें डिस्कस करूं, आई डोंट वांट एनीथिंग डिस्टर्बेंस। मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ समझ के करें, ठीक है। दैट इज व्हाट आई डोंट वांट कि अभी आपको अलग अलग समझाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप समझ के करें, दैट वाज माय पर्पस। इसलिए मैंने आपको उतना टाइम दिया था, ठीक है। मैंने आपको टाइम इसीलिए दिया था कि आप लोग अपना पेंडिंग काम खत्म कर दें और चीजों को समझ के करें। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों ने, उनको टाइम ही नहीं मिला होमवर्क करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम रिजर्व्स कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ डू वी क्रिएट रिजर्व्स, ठीक है। हम रिजर्व्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट। हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वी मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, और फिर इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या IOC देते हैं, या सैलरी देते हैं, या कमीशन देते हैं, हम ये सब कुछ भी देते हैं। And that is how we distribute the profits among the partners. Is that okay with everybody? ये सबको clear? Yes, sir. Yes, sir. Next. अब मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये 3 पार्टनर्स है, कौन है? A, B and C। ABC 3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट है 1,20,000, और ये तीनों इक्वल पार्टनर्स, मीन्स इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, 1:1:1 है। इसका मतलब इन तीनों को 40,000 40,000 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ मैंने IOC और सैलरी वगैरह नहीं लिया, उसकी जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बांट रहे हैं, प्रॉफिट की बात, 1,20,000 मुझे बांटना है, तो हम 40 40 40 तीनों को बांट देंगे। दिस इज हाउ विल डू इट। अब अगर मान लीजिए पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड कि वो प्रॉफिट बांटने इक्वल तो है, लेकिन उसके पहले वो एक रिजर्व क्रिएट करेंगे। दे विल क्रिएट अ रिजर्व, 30,000 का रिजर्व क्रिएट करेंगे और फिर प्रॉफिट को बांटेंगे। तो इस 1,20,000 में 30,000 का रिजर्व बन जाएगा,
तो 90,000 जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां तक क्लियर है सबको? ये बात सबको समझ में आएगी नहीं है? यस सर। मैंने ये कहा आपसे कि अगर पार्टनर्स रिजर्व क्रिएट करते हैं तो रिजर्व क्रिएट कर देंगे जब पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा, उनको कम प्रॉफिट मिलेगा अगर वो रिजर्व क्रिएट करते हैं। पहले कितना कितना दिया था प्रॉफिट जब मैंने रिजर्व नहीं बांटा था, बनाया था तब 40,000 40,000 दिया था, 40,000 सबको दिया था। रिजर्व बनाने की वजह से सबको 30,000 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द रिजर्व, जब हमने 30,000 का रिजर्व बनाया तो 30,000 टोटल प्रॉफिट पार्टनर्स को कम मिला है। ए को बिना रिजर्व के 40 मिलता, रिजर्व के बाद 30 मिला तो ए को 10,000 रुपीज कम मिले। बी को 40 मिलता, रिजर्व के कारण 30 मिला, बी को 10,000 रुपीज कम मिले। सी को 40 मिलता, रिजर्व के कारण 30 मिला, सी को 10,000 रुपीज कम मिले। तो जो 30,000 का रिजर्व बना है वो पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से सबने मिलकर 30,000 प्रॉफिट कम लिया है। सो वो कम किस रेशियो में लिया? इक्वल रेशियो में लिया। तो रिजर्व बनाने के लिए पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। बिना प्रॉफिट के सेक्रीफाइस के रिजर्व बन ही नहीं सकता। रिजर्व बनाया मतलब पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया। अब सवाल इसके अंदर जो समझने वाली चीज, पहली बात मैंने क्या कहा, रिजर्व बनाया तो प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया। दूसरी चीज समझने वाली ये कि सेक्रीफाइस किस रेशियो में किया, कैसे किया? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, तो उन्होंने अगर 30,000 का रिजर्व बनाया है तो 30,000 को उन्होंने बराबर बराबर अपने रेशियो में दिया है। ए बी सी ने 30,000 रुपए अपने इक्वल रेशियो में दिए हैं। 10,000 ए ने दिए, 10,000 बी ने दिए, 10,000 सी ने दिए। सो इफ दे आर सेक्रीफाइसिंग, अगर रिजर्व है जितना, उतना रिजर्व के लिए उन्होंने उतना पैसा ही उसको दिया। इज दिस ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज दिस फाइन विथ एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ बोलिए सर अगर सर तो सर इसके अंदर ये भी केस आता है अगर रेशियो डिफरेंट हुआ तो? हाँ, अब हम देखते हैं डिफरेंट होता है तो क्या होता है। ठीक है, अभी हम वो भी देखते हैं कि डिफरेंट होता है तो क्या होता है। लेकिन अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा है कि अगर 30,000 रिजर्व बनाया है तो 30,000 के लिए सभी पार्टनर्स ने इक्वल प्रॉफिट कम लिया, तब जाके 30,000 रिजर्व बनाया। ये इंपॉर्टेंट चीज। अब हम देखते हैं कि रेशियो अनइक्वल है, 2:1 का रेशियो है। 1,20,000 का प्रॉफिट होता, 2:1 का रेशियो होता तो ए बी सी को कितना कितना मिलता? ए को मिलता 48, बी को मिलता 48, सी को मिलता 24। So 1,20,000 would have been distributed between A, B and C in the ratio of 2:1। ऐसे बढ़ता। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। हाँ। अब अगर इस केस के अंदर अगर हम 30,000 का रिजर्व बनाते, पार्टनर्स ने डिसाइड किया, तो यहाँ पर भी 30,000 का रिजर्व बनाने के बाद में पार्टनर्स को 90,000 डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन 90,000 भी 2:1 के रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट। A would have got 36, B would have got 36, C would have got 18। So 90,000 भी हम पार्टनर्स को 2:1 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर एक डाउट था हाँ कि सर अब जैसे अगर मान लो कि ये बिजनेस डिसॉल्व होता है, सपोजिंगली बेसिकली अपने सब कुछ करते हैं, तो अगर ये बिजनेस डिसॉल्व होता है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो रिजर्व बना है इन लोगों का, ये रिजर्व इन लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब ये जो हिमांशु ने जो क्वेश्चन पूछा है, जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, इसके पीछे मेन रूट यही है। यही रीजन से मैं समझाना चाह रहा हूँ। हिमांशु का कहना है कि फर्म डिसॉल्व होती है तो ये रिजर्व का कोई किसी को देना तो है नहीं। रिजर्व तो पार्टनर्स का है, पार्टनर्स को बटेगा। तो सवाल उठता है कि हम किस रेशियो में बांटेंगे? सिर्फ डिसॉल्व होने की बात नहीं है, पॉइंट सिर्फ डिसॉल्यूशन का नहीं है। पॉइंट ये है कि ये रिजर्व क्या हम तब तक रखेंगे जब तक फर्म डिसॉल्व होती है? नहीं, ये रिजर्व किसी एक टाइम पीरियड के लिए बनता है, थोड़े टाइम के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। पार्टनर्स को जब तक जरूरत होती है तब तक का रिजर्व बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स क्या करेंगे? इस रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये रिजर्व
हमेशा डिसोल्यूशन के टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसा नहीं। दिस रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लाइफ टाइम में इसको हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्सो सर एक और मैं मेरे को रिजर्व से भी ये डाउट पहली बार आया, पता नहीं पहले कभी सोचा कि सर जब एक कंपनी रिजर्व बनाती है, एक पार्टनरशिप फॉर्म रिजर्व बनाती है, तो सर टेक्निकली वो अपने मनी की वैल्यू को डिप्रिशिएट नहीं, मतलब अपनी मनी की वैल्यू को कम नहीं होने दे रहे, बिकॉज वो रिजर्व को ना वो यूज कर पाते। वो लोग एक स्पेसिफिक चीज के लिए मान लो रिजर्व बनाया कि कभी बाढ़ आ गई तो उसके लिए रिजर्व है, एक फ्लड प्रोन एरिया में उनका बिजनेस है और आए ना, तो सर टेक्निकली तो उनकी वैल्यू इन्फ्लेशन रख के कम हो गई ना। अगर वो लोग या तो खुद के पास ले लेते वो कंज्यूम कर पाते उसको, या तो उसको बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर देते, एसेट ले लेते, तो शायद उसकी वैल्यू ग्रो हो जाती है। ऐसा है कि व्हाट वुड यू से अबाउट द कैपिटल? जो पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल लगाई है उस कैपिटल को क्या कहोगे? वो भी तो वही पैसा है जो बिजनेस में लगा हुआ है उनका। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट सर वो एग्जांपल देता हूँ तो उससे तुमको क्लियर हो जाएगा। मान लो फर्म में 2 पार्टनर्स, अभी तो 3 की बजाय मैं 2 ले रहा हूँ जस्ट टू मेक द इट शॉर्ट डिस्कशन। ठीक है, फर्म के पास 2 पार्टनर्स है ए और बी, उनका जो रेशियो है इक्वल रेशियो है, और पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो मान लीजिए दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल्स ऑफ ₹1 लाख एट द, है ना, उन्होंने स्टार्ट किया 1 लाख से। 1 लाख रुपए ए ने लगाया, 1 लाख रुपए बी ने लगाया। ठीक है, एक बार फर्म की कैपिटल 2 लाख रुपए है, एंड ऑफ द ईयर उनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। 50,000 का प्रॉफिट है, इक्वल रेशियो है। 50,000 का प्रॉफिट जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे हिमांशु, तो उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए लगाए थे, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2 पार्टनर्स में दोनों की इक्वली बंटना है, कितनी हो जाएगी? 1,25,000 ए की हो जाएगी, 1,25,000 बी की हो जाएगी, यही होगा? यस सर। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम पूरा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम उसमें से 20,000 का रिजर्व रखेंगे और सिर्फ 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो जाएगी? सर 1,15,000। 30,000 को दोनों को बांटेंगे तो 1,15,000 हो जाएगी। तो सिर्फ फर्क इतना है कि बैलेंस शीट के अंदर जो अब ए और बी की कैपिटल 1,25,000 और 1,25,000 आनी थी, उसको मैं ऐसे समझा रहा हूं। जो बैलेंस शीट के अगर हम बनाते हैं फर्म की, तो बैलेंस शीट के अंदर ए की कैपिटल 125 और बी की कैपिटल 125 आनी चाहिए थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजर्व, अब क्या होगी, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो रिजर्व आएगा 20 का, ए की कैपिटल 115 आएगी और बी की कैपिटल 115 आएगी। बट सर अपने को एक और डाउट है कि सर ये तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में होगा ना, जब फिक्स बनेगी तो फिक्स मेथड है, तो ये पैसा करंट अकाउंट में आ जाएगा, दैट्स इट, उससे फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, तो अब सर जैसे अगर मतलब ये अगर अपन कंसेप्चुअली सोचे तो जब एक पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसको आप सही कह रहे हो, पार्टनर उस केस के अंदर रिजर्व वाला अमाउंट ड्रॉ नहीं कर सकता। हाँ, हमने पार्टनर्स की ड्रॉइंग पावर को कम कर दिया। बहुत बढ़िया पॉइंट रेज हुआ है। ये पॉइंट रेज हुआ कि रिजर्व बनाने से पार्टनर्स अब पहले से कम पैसा निकाल पाएंगे, क्योंकि अब पहले 25,000 प्रॉफिट मिलता, अब उनको 15 ही मिला है, तो 15,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। एंड ऑल्सो सर फिर पार्टनर्स को तो इसके ऊपर मतलब उनके रिजर्व के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि ये उनके प्रॉफिट का शेयर है ना, क्योंकि जब कहना सही है, अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो नेक्स्ट ईयर जब आईओसी मिलता तो उनको 1,25,000 पे मिलता, अब उनको 1,15,000 पे आईओसी मिलेगा, तो दे आर लूजिंग ऑन देयर आईओसी ऑल्सो। और वो सर वो रिजर्व की वैल्यू कम हो जाएगी। वो देखो रिजर्व की जो तुम वैल्यू कम कर रहे हो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल, वो पॉइंट इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि वो कैपिटल के साथ भी तो है, ये कैपिटल भी तो फर्म में लगी हुई है ना, ये कैपिटल की वैल्यू भी कम हो रही है, फिर वो तो पूरे मार्केट में, बाजार में, पूरी इकोनॉमी में पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो उनको अपना धंधा बंद करके कैपिटल निकाल के कंज्यूम करके ऐश करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। जब उन्होंने बिजनेस में जो कैपिटल लगा रखी है इसकी भी तो वैल्यू कम हो रही है, तो मनी की वैल्यू कम होने वाला पॉइंट नहीं है, ये बात सर सही ये तो
वैसे हो जाएगा ना नॉर्मल प्रॉफिट जैसा जो अपना था कि नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जो है वो सबका ही है, वैसे इन्फ्लेशन जो है वो भी सबको ही बेयर करना पड़ रहा है। बेयर करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन तो सिर्फ रिजर्व वाले पैसे पे थोड़ी है, इन्फ्लेशन तो इसमें भी है ना। ये भी पैसा अगर किसी पार्टनर ने फर्म के अंदर जो कैपिटल लगा रखी है तो वो भी तो वो पैसे को यूज नहीं करके बिजनेस में लगा रखा है उसने, तो उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, सभी चीज की कम हो रही है। ये टेक्निकली ये कैपिटल यूजिंग कैपिटल में आ रही है ना। दो टाइप की कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल होती है और जो अपनी फिक्स कैपिटल रखते हैं। तो अगर ये फिक्स कैपिटल है तो ये पैसे पे लग रहा है, बट जब ये वर्किंग कैपिटल होती है तो ये कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, डेली एक्टिविटीज में काम आता है ये मनी। नहीं, अब देखिए, अब आपने जो पॉइंट रेस किया ये अब थोड़ा सा डिस्कशन और डीप में जा रहा है, विच इज राइट। खैर उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये चीज हो क्या रहा है बिजनेस के अंदर। अब आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, पहले वर्किंग कैपिटल होती है बिजनेस के अंदर। हम मैं बैलेंस शीट से समझाता हूँ, ये मेरी बैलेंस शीट है। पार्टनर्स ने, मैंने एग्जांपल लिया, ए ने लगाई कैपिटल 1 लाख रुपए, बी ने लगाई कैपिटल 1 लाख रुपए, और बिजनेस के पास 1 लाख रुपए की एसेट्स आ, सॉरी 2 लाख रुपए की एसेट्स। तो बिजनेस अब 2 लाख रुपए से अपना बिजनेस कर रहा है, बहुत बढ़िया। 1 साल हो गया बिजनेस करते हुए, बिजनेस को 50,000 का प्रॉफिट हुआ। जब बिजनेस को 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो जब प्रॉफिट होता है तो एसेट्स बढ़ जाती है, प्रॉफिट होता है तो एसेट्स बढ़ती हैं। तो बिजनेस की एसेट्स जो है वो बढ़ के हो गई 2,50,000। मैंने आपसे 2 सिचुएशन दी। मैंने आपको एक सिचुएशन दी कि जो 50,000 से एसेट्स बढ़ी हैं, प्रॉफिट हुआ है, तो आप 25,000 ए को दे दो और 25,000 बी को दे दो। तो अभी भी बिजनेस, अब बिजनेस पहले साल 2 लाख रुपए से बिजनेस हो रहा था, अब 2,50,000 से बिजनेस होगा। बिजनेस के पास 50,000 के एसेट्स बढ़ गए तो बिजनेस कैन अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये रिजर्व बना देते हैं तो क्या होता है? रिजर्व बना देते तो एसेट्स तो हमारी 2,50,000 की ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्क यहाँ पे है, रिजर्व में 20,000 चला गया और जो एक ही कैपिटल है, ये रिजर्व हमारा 20,000 चलिए 20,000 चला गया, और जो हमारी एक ही कैपिटल है तो ये आपका यही फर्क है। लेकिन बिजनेस जो पहले, अगर बिना रिजर्व के 2,50,000 से एसेट्स हैं तो एसेट्स तो 250 की है, उसमें फर्क क्या पड़ गया? बिजनेस की वर्किंग कैपिटल में कमी थोड़ी है, बिजनेस के पास जो कैपिटल है काम करने के लिए वो, बट ओनली एंड ओनली डिफरेंस इज पार्टनर्स आर गेटिंग लेस प्रॉफिट सो देयर ड्रॉइंग्स कैन बी लेस, वो कम पैसा निकाल पाएंगे, एंड दे आर आल्सो सैक्रिफाइसिंग ऑन देयर आईओसी, so they are taking less profits. That is the only difference. Otherwise, as far as the business is concerned, business has reserve का पैसा भी actual में assets के फॉर्म में बिजनेस में ही है, और ये बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस के लिए अच्छा ये है कि अगर पार्टनर्स बिजनेस से निकालेंगे तो 15,000 ही निकालेंगे, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, दोनों मिला के 30,000। तो ये 20,000 नहीं निकाल पाएंगे तो 20,000 की एसेट्स, तो अगर पार्टनर्स अपना पूरा प्रॉफिट निकाल भी लेते हैं, पूरा प्रॉफिट निकाल भी लेते हैं, बिजनेस पार्टनर्स अगर पूरा प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं तो भी हमारे पास बिजनेस के अंदर 2,20,000 की एसेट्स तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि रिजर्व है वो 20,000 रुपए, और अगर जो उन्होंने कमाया वो पूरा का पूरा इस साल निकाल लिया, उन्होंने ड्रॉइंग कर ली, तो ए और बी की कैपिटल वापस से 1 लाख और बी के 1 लाख हो जाएगी। तो फर्म के पास रिजर्व का पैसा तो बच ही जाएगा। तो रिजर्व का पैसा तो फर्म ने अपनी बिजनेस चलाने के लिए फिर भी रख ही लिया। ये बात समझ में है कि नहीं है? आप बोलो क्या क्वेश्चन? मुझे जवाब चाहिए हाँ या ना, मैं बोले जा रहा हूँ सर 2 मिनट इंफर करने में भी तो लगेगा। हाँ, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि अभी आपको 2 मिनट टाइम चाहिए। ऐसा कह सकते और सर एक और बेनिफिट है सर, वो 20,000 पे आईओसी भी नहीं देना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, हाँ, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पार्टनर्स का ही
ठीक है, अल्टीमेटली देखो आईओसी नहीं दोगे तो बचा हुआ प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स को जा रहा है महाराज यार, एक ही थाली में से ज्यादा सारा काम है ना, जाना उसी में से यस है ना, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो। हाँ मेन घटा तो मतलब उनको मेन तो वो रिजर्व का हो गया ना, कि उनको रिजर्व के ऊपर जो आईओसी मिला था वो भी नहीं मिला, और उसके ऊपर जो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो सकती थी हाँ मेरा। हाँ नहीं हुई, ठीक है। आपको क्या लगता है रिजर्व पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए लोगों को, अगर वो लोग अपने प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं? वो ड्राइंग्स पे तो लेते हैं इंटरेस्ट, बट फिर जब अगर वो ये पार्टनर अपना पैसा और बिजनेस में लगा के छोड़ रहा है तो उसके बाद में उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक्चुअली क्या होता है कि अगर पार्टनर्स ज्यादा हैं, 2-3 पार्टनर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, और पार्टनर्स अगर फाइनेंशियली साउंड है, फाइनेंशियली साउंड से मतलब ये है कि अगर कभी फर्म को कोई दिक्कत आएगी तो पार्टनर्स अपने दूसरे सोर्सेज से पैसा लाके फर्म को दे सकते हैं, तो उस केस में आप रिजर्व मत रख तो चलेगा। लेकिन अगर फर्म में कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो जो साउंड पार्टनर्स हैं उनको लगता है कि फिर हम पे ज्यादा बर्डन आ जाएगा, हमें ही फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की, तो हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और या पार्टनर्स को लगता है कि हम इतना प्रॉफिट हम क्यों बांटे, जरूरत नहीं बात। अगर ये अल्टीमेटली रिजर्व भी आज नहीं तो कल बांटोगे, तो आज नहीं दे दो कल दोगे, ये रिजर्व का पैसा कहीं जाएगा नहीं, ये है पार्टनर्स का ही। ओनली थिंग इज कि इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टुडे you would like to distribute it sometime in the future, that's it, इतना ही फर्क है। ये रिजर्व बाद में दोगे आप पार्टनर्स को, ये बाद में कैपिटल में ऐड होना है, आज नहीं दोगे, 2 साल बाद दोगे, 5 साल बाद दोगे, 10 साल बाद दोगे, 20 साल बाद दोगे, 6 महीने बाद, whatever, you will have to give it to the partners। ऐसा थोड़ी कि आप indefinitely रिजर्व रखे रहोगे, बांटना पड़ेगा। only thing is you are not giving it at that time, you are deferring it, you are उसको आप टाल रहे हो थोड़े टाइम के लिए, वो टालने की भी एक लिमिट होती है, आप कब तक टालोगे। अच्छा क्या हर साल रिजर्व आप बनाते जाओगे, भाई एक साल बना दिया आपने 20,000 का रिजर्व, चलो ठीक है इस साल लगा, भाई इस साल ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल पार्टनरशिप फर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, उनको लगता है इतना प्रॉफिट क्यों बांटते हैं, आज इस समय अच्छा है, कहते हैं ना सेविंग फॉर द रेनी डे, तो पार्टनर ऐसा डिसाइड कर सकते हैं यार इस साल प्रॉफिट अच्छा हुआ है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा रिजर्व में डाल देते हैं, कभी कोई किसी साल प्रॉफिट कम हुआ या कम लॉस हुआ तो उस समय रिजर्व काम आ जाएगा, तो जिस साल लॉस होगा उस साल आप रिजर्व बांट देना पार्टनर्स को, उसमें क्या दिक्कत है, वो भी ये पार्टनर्स का ही पैसा है, कहीं और जा नहीं रही। ओनली थिंग इज कि यू आर टाइमिंग दैट रिजर्व, यू प्रॉफिट आप टाइमिंग कर रहे हो, आज ना बांट के आप फिर कभी बांटोगे, बांटना तो पड़ेगा आपको, और क्या कब तक नहीं बांटोगे, चलो ठीक है रख लिया आपने, कहा चलो 20,000 के, तो ऐसा थोड़ी कि हर साल आप रिजर्व में ऐड अप करते जाओगे और रिजर्व खूब बढ़ता जाएगा, रिजर्व यू कैन नॉट इंक्रीज इंडेफिनेटली, उसका कोई सेंस नहीं है, कोई भी बढ़ाता नहीं बिजनेस में, एक टाइम बीइंग के लिए, जैसे कहते हैं ना आप सेविंग फॉर द रेनी डे, तो सेविंग फॉर द रेनी डे का मतलब क्या है कि सब कुछ सेव थोड़ी कर देंगे कि खर्च ही नहीं करेंगे, सब सेव ही करते जाएंगे, हाँ ओनली एक लिमिटेड पॉइंट पे आप सेव करोगे, उसके बाद आप नहीं करोगे। तो अगर पार्टनर्स को इनिशियली लगता है कि हाँ इतना रिजर्व हमारे पास रहना चाहिए, वो रिजर्व बना लेते हैं और बाद में जो प्रॉफिट होता है वो बांटते जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, इट कैन बी क्रिएटेड। ओके सर, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेस करना चाहूंगा, जब ये पॉइंट डिस्कशन में आ ही गया रिजर्व से रिलेटेड, ये रिजर्व पार्टनरशिप में बनाने से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर दूं क्योंकि सिलेबस में आपके वो भी है, इस रिजर्व के बनाने से कंपनी में बहुत फर्क पड़ता है। इन केस ऑफ कंपनी इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो रिजर्व आप बनाते हो जॉइंट स्टॉक कंपनी में, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है और वो आपको बिजनेस स्टडीज में भी आएगा, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये रिटेन्ड इकोनॉमिक्स में भी आता है नेशनल इनकम। रिटेन्ड अर्निंग्स देखिए नेशनल इनकम है, मैं वही बता देता हूँ, है ना, आप लोग सब इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट, वो भी क्लियर कर देता हूँ। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस कंपनी उस प्रॉफिट में से कंपनी सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स देती है, ये कल हम डिस्कशन करने वाले हैं, सुनिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में इस समय कॉर्पोरेट टैक्स है 30% के आसपास है, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका 30% सरकार ले लेती है। सर डायरेक्ट पूरा 30%? सॉरी पूरा 30% बिना कुछ, जो भी प्रॉफिट है उसका 30%। सर नो में टैक्स काम होता है। सॉरी सर ऐसा होता है ना टैक्स भरते वक्त कि मैंने अगर सिर्फ 5 लाख कमाया 5 लाख तक पे टैक्स नहीं लग रहा है? नहीं, वो इनकम टैक्स अलग होता है बेटा, तो वो इसमें नहीं रहता वो चीज। ये कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के प्रॉफिट में ये एप्लीकेबल, वो इनकम टैक्स की तुम बात कर रहे हो,
यस सर, वो इनकम इनकम टैक्स में स्लैब्स होती हैं, यस सर। कितना तक टैक्स नहीं है, इसके ऊपर 10%, फिर 20%, फिर 30%। ऐसा कॉर्पोरेट टैक्स में नहीं होता, कॉर्पोरेट टैक्स में फ्लैट 30% रहता है, कुछ भी अमाउंट हो। कुछ भी अमाउंट। ओके सर। तो सर आप ये क्यों देना पड़ता है सर? सर कंपनी लॉस डिक्लेयर, कंपनी के प्रॉफिट पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। सर अगर कंपनी ऑपरेटिंग लॉस शो कर दे फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? तो लॉस टैक्स नहीं लगेगा उसमें। कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो टैक्स थोड़ी लगेगा उसको। अच्छा, इसके अंदर सारे टैक्स जो लगते हैं कंपनी के सब चीजों के बाद लगते हैं। इसमें डायरेक्टर्स की सैलरी आ जाती है, जो कंपनी के मालिक डायरेक्टर्स हैं उनकी सैलरी काट दो, उनको आपने कोई और रेमुनरेशन दिया वो भी हटा दो। ये रेमुनरेशन, ये सैलरी डायरेक्टर्स की इनकम में जुड़कर इनकम टैक्स लगता है, वहां ही उनकी इनकम में जुड़कर इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। ये कंपनी का एक्चुअल में एक तरह से देखा जाए तो ये नेट प्रॉफिट है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्योंकि वो अभी आप जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, कुछ बच्चे प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ जस्ट। मतलब टैक्स लायबिलिटी थोड़ी ज्यादा ही नहीं है यार? हाँ यार, थोड़ी सी तो है, बिल्कुल आई एग्री कि थोड़ा नहीं। आई थिंक गवर्नमेंट कहती है कि हम तो इंटरनेशनल भी यही है, अब इंटरनेशनल क्या है मालूम नहीं है, लेकिन कहती गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि भाई पूरी दुनिया में यही है। सुनते हैं वो लोग, मतलब ऐसे कितनी मल्टी बिलियनियर कंपनीज है इंडिया में, ज्यादा थोड़ा ना जो उनसे इतना टैक्स मतलब ऐसा कर भी रहे हैं लोग, कंज्यूमर्स तो है नहीं। आप उसमें ये कह सकते हो कि भाई आपने उसमें सारे एक्सपेंसेस ले लिए हैं गवर्नमेंट से। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे जो गवर्नमेंट कंपनीज है, कोल इंडिया हो गई, उनको भी ये टैक्स लगता है? उनका तो प्रॉफिट सारा गवर्नमेंट के पास है, उनको भी टैक्स लगता है, उनको भी फर्क क्या पड़ता है सर? इवन जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज, देखो मैं एक चीज ये पॉइंट क्लियर कर, आप दो तीन जो क्वेश्चंस उठे हैं मैं उनको क्लियर करके आपको आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज। गवर्नमेंट कंपनी को टैक्स मतलब वो तो एक तरीके से ये हो गया ना कि एक जेब से फोन को एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया उन लोगों ने। बस वही बात, आप उनको भी टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ जो आपने पूछा। थोड़ी देर के लिए किसी कंपनी का प्रॉफिट 5 लाख रुपीज, तो 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, फिर आपके प्रॉफिट बचा 3,50,000। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अंदर फिर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देते हो, डिविडेंड्स। सर डिविडेंड हर कोई कंपनी थोड़ा ना देती है। सॉरी, डिविडेंड हर कंपनी थोड़ा ना देती है। डिविडेंड देती है, हर कंपनी देती है डिविडेंड। अब भाई डिविडेंड नहीं दोगे तो शेयर होल्डर्स कहेंगे ये क्या है तरीका। नो सर, बहुत सारी कंपनीज नहीं देती डिविडेंड। हाँ सर अभी डिविडेंड नहीं देना तो अच्छी, मतलब ठीक है नहीं देती होंगी, हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वर्चुअली एवरी कंपनी, मतलब मोस्ट ऑफ द दे मे नॉट डिक्लेयर इट, बट आई मीन कंपनीज हैव टू गिव डिविडेंड, हाउ दे कैन नॉट गिव डिविडेंड, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। मैं देखता हूँ। सर एप्पल और गूगल दोनों नहीं देती डिविडेंड। नहीं, एप्पल गूगल के केस में अलग किस्सा है। वो सर उसी इन्वेस्ट कर देती है शायद। एप्पल गूगल ने शेयर होल्डर की मीटिंग की और उसके अंदर ये कहा, मैं आता हूँ उस पर, एक पॉइंट खत्म करूं पहले। शायद इंडियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है, इसमें से डिविडेंड दिया, ये जो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स में भी आप समझो 2 मिनट के लिए बात है ना, फिर ये डिविडेंड दिया और आपने कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए एक एक करके, 3,50,000 में 2 लाख डिविडेंड दिया, 150 बच गया, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। और रिजर्व भी जो क्रिएट करते हैं, इसी में से रिजर्व भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बस इतना क्लियर कर देता हूं कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाती है। तो आपको अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट निकालना है तो आप ये प्रॉफिट निकालना है। जब हम नेशनल इनकम करते हैं तो नेशनल इनकम के लिए हमको प्रॉफिट चाहिए होता है। फैक्टर इनकम क्या क्या होती है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और प्रॉफिट, ये होती है। आज एक टीचर का फोन आया, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैंने उसको रिकॉर्ड किया है ना। नवीन साधो करके एक दिल्ली में टीचर है एंड ही टीचर्स इकोनॉमिक्स आउट देयर, ठीक है। और उनका एक क्वेश्चन था, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले 12:30 बजे की बात
एंड ही सेड सर आपकी क्या राय है? अभी दिल्ली में बहुत सारी बहस चल रही है इस चीज के ऊपर, कुछ ऑथर्स कुछ कह रहे हैं, कुछ ऑथर्स कुछ कह रहे हैं कि सर सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और नॉट, सब्सिडी नेशनल इनकम का हिस्सा है कि नहीं। तो सर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा सर आपका क्या कहना है? ऐसी धिंगरा ऐसा कहते हैं, ऐसी धिंगरा इज वन ऑफ द ऑथर है ना, RS अग्रवाल वो हाँ RS अग्रवाल ही नाम है यार उनका, क्या नाम, हाँ एक अग्रवाल सर है, उनका ये कहना है, इनका ऐसा कहना है, इनका ऐसा कहना है, आपका क्या कहना है? तो मैंने अपना वर्जन उनको दिया एंड वो भी एक किताब लिख रहे हैं, बोला कि सर मैंने बुक में 3 बार चेंज कर दिया इस पॉइंट। अब मैं फिर लिखने बैठ रहा हूँ तो मैंने सोचा आपसे एक चर्चा कर लूं, फिर आपका क्या कहना है, तो मैंने उनको अपना वर्जन दिया कि है कि नहीं। तो अब मैं आपसे एक चीज बात कहने जा रहा हूँ, वो ये कहने जा रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है ये वाला प्रॉफिट है। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स दिया होगा। मैं ये पॉइंट इसलिए अभी रेज हुआ है इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है, तो पहले ये इकोनॉमिक्स का कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है, आपको रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है। तो इन तीनों का आप जोड़ोगे तो प्रॉफिट आएगा, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो प्रॉफिट आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स सब जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज कल फिर उठ के आएगी, कल मुझे आपके साथ इनकम मेथड एक्सप्लेन करनी है तो वहां पे ये पॉइंट फिर से उठेगा। तो कंपनी के केस के अंदर प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट में हम कॉर्पोरेट टैक्स घटाते हैं, ये कंपनी 30% के आसपास टैक्स ले लेती है, और फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है, इसमें से कंपनी डिविडेंड दे देती है, फिर जो बचता है ये प्रॉफिट कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया, ये रिजर्व की तरह है, ये प्रॉफिट कंपनी ने बांटा नहीं लोगों को, अपने पास रख लिया, ठीक है, ये बात, दिस इज कॉल्ड रिटेन। तो जो गूगल और उसकी बात कर रहे हैं एप्पल की, मैंने एक वीडियो देखा उसमें ही सेज, वो कहता है ना, वो क्या नाम है, वॉलमर है, क्या नाम है एप्पल का है, somebody was, he says, वो पूछता है शेयर होल्डर्स में सबसे, बोला कि ठीक है मैं आपको डिविडेंड दे देता हूँ, वी गिव यू डिविडेंड, आप डिविडेंड लेके पैसे का क्या करोगे? आप पैसे को कहाँ लगाओगे? शेयर मार्केट में लगाओगे, किसी में लगाओगे, आपको क्या मिलेगा? 10% मिलेगा, 15% मिलेगा और खुश हो जाओगे। वो पैसा आप हमें रखने दो कंपनी के अंदर, वी विल गिव यू मच मोर रिटर्न। आपको पैसे की ग्रोथ चाहिए ना, हम आपको ग्रोथ देते हैं, वी गिव यू ग्रोथ, तो हम आपको डिविडेंड, ये कह के उसने शेयर होल्डर से एक्सेप्टेंस लेकर वो डिविडेंड नहीं दे रहे, they are reinvesting Yes, them, but that is because shareholders agreed to that, ठीक है मत दो आप, लेकिन और कोई अरे गरे नथु खैरा कंपनी के हम डिविडेंड नहीं देते, भाई क्यों नहीं देते डिविडेंड? आप जस्टिफाई करो क्यों नहीं देते, आप क्या हमारे पैसे को अच्छे से यूज कर रहे हो तो बताओ डिविडेंड नहीं देते, आप हमारे पैसे को अच्छे से यूज भी नहीं कर रहे हो और हमको भी यूज नहीं करने दे रहे हो, दैट इज नॉट अ पॉइंट, यू हैव टू गिव डिविडेंड। तो एक दो पॉइंट अभी जो रेज हुआ है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं वो एक क्लियर कर देता हूँ। कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनीज में क्या होता है, कोल इंडिया वगैरह की जो बात चल रही है, BHEL की बात चल रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात चल रही है, NMDC की बात चल रही है, MMTC की बात चल रही है, ठीक है, रेलवे विकास निगम की बात चल रही है, ये लोग क्या करते हैं, ये जो डिविडेंड है ये वो गवर्नमेंट को देती है और ये टैक्स भी गवर्नमेंट को दे जाता है, टैक्स तो सब देती है तो इनको भी देना पड़ता है, ये डिविडेंड भी गवर्नमेंट को मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिविडेंड देना पड़ता है गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी प्रॉफिट कमाती है, वो भी डिविडेंड देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉफिट क्या है? इंटरेस्ट। कमाल की बात पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट किससे लेती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसका प्रॉफिट जोड़ती है और वो प्रॉफिट के बाद डिविडेंड किसको देती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऐसा चलता है। ये तो सर और कॉम्प्लेक्स कर रहा है चीजों को, फायदा क्या हो रहा है इससे? सब फाइनेंशियल सिस्टम इज अ मेस। सर मतलब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं ना, जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती उसके डिपार्टमेंट बना I दिया। can't hear your voice clearly, Mr. Himanshu. सर मतलब ये तो एक फ्यूटाइल, सर अभी आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज ठीक आ रही है, हाँ। तो सर ये तो एक फ्यूटाइल तरीका हुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, जो मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए उसमें उस डिपार्टमेंट में लोग बने जहाँ पे जरूरत भी नहीं है लोगों की, मतलब वो तो क्या यहाँ से पैसा ले रहे हैं यहाँ पे पैसा दे रहे हैं। यार अब ये है कि you deserve to be, you, if you want to change something you have to become the finance minister or the prime minister of the country to do that change, ठीक है। I agree, I fully agree कि certain things have to change,
बट द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में फंदा डालेगा कौन? ठीक है, किसमें कौन ऐसा डिटर्मिनेशन दिखाएगा कि वो जो है अपना वो सिस्टम को डेफिनेटली, ये थोड़ा सा कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि भाई दिस इज द मिसमैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, कंपनी की मिसमैनेजमेंट है और दिस इज दिस व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो पॉइंट एग्रीड, मैं मान रहा हूँ, मतलब ये अल्टीमेटली इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीवे, ये कोल इंडिया की एनुअल रिपोर्ट है, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आई एम ट्राइंग टू जस्ट, अगर मैं इस कोल इंडिया की एनुअल रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके सिलेबस में है अकाउंट्स के अंदर एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आपको आना चाहिए, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, अभी मतलब ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। ये स्टैंड अलोन अकाउंट्स ऑफ CIL कोल इंडिया की स्टैंड अलोन है, पेज 201, यहाँ डाल देता हूँ पेज 201, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ये रहा स्टैंड, ये तो बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये देखिए ये टैक्स ये भी टैक्स दे रहे हैं, और इन्होंने जो डिविडेंड भी है वो गवर्नमेंट को ही दिया होगा, इनका प्रॉफिट, अब इनको टैक्स बहुत कम आ रहा है यार, ये तो देखना पड़ेगा क्यों कारण है इसका, इनको टैक्स तो बहुत कम, लॉस में थी शायद कंपनी। हाँ हो सकता है लॉस सेट ऑफ किया हो, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन ये लॉस वॉस सेट ऑफ करने के बाद भी जो दिख रहा है वो तो भी कुछ कम ही दिख रहा है, लेकिन खैर इसका जो भी रीजन है देखते हैं, इनकी रिपोर्ट में कहीं लिखा होगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये टैक्स भले जो भी है, लेकिन ये टैक्स ये भी दे रहे हैं, ये आफ्टर टैक्स है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव माइनस में, तो ये दे रहे हैं टैक्स। और अच्छा इन्होंने एक सेकंड, इन्होंने डिविडेंड भी कहीं दिया होगा, लिखा होगा डिविडेंड वगैरह कहीं दिया, यहाँ पे तो नहीं लिखा है। कोल इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेयर्स है, यहाँ पे इन्होंने कहीं दिया जरूर होगा, कंपनी के अंदर पूरा देखना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं इन्होंने, तो मतलब आई मीन टू से फॉर द टाइम बीइंग, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये देखो डिविडेंड अच्छा ये डिविडेंड इनकम इनको मिली है, तो शायद ऊपर गया, नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा ना, देखो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड दिया है, डिविडेंड ऑन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे वो उसको थोड़ा बहुत मालूम होगा, अंश को पढ़ा, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ये क्या है फाइनेंसिंग है, ये माइनस में पे किया, देखो इतना डिविडेंड पे किया उन्होंने, ये सही कह रहा है, 8,000 ये क्या 800 करोड़ में है कि थाउजेंड्स में, क्या करोड़ लाख, करोड़ ही है, चलो ठीक करोड़ ही, 8,000 करोड़ का डिविडेंड लास्ट ईयर दिया इन्होंने, 7,300 करोड़ 2020 में दिया गवर्नमेंट, दिस इज द डिविडेंड दैट दे हैव पेड, दिस इज व्हाट द डिविडेंड दे हैव पेड, आई डोंट नो टैक्स भी दिया होगा, टैक्स कितना दिया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया होगा, ये देखो इनकम टैक्स पेड, ये इनकम टैक्स पेड दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लास्ट ईयर इतना टैक्स पे किया था, इस साल इतना टैक्स पे किया, तो गवर्नमेंट की कंपनी को भी टैक्स देना है भाई, किसको टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट अपना टैक्स भी नहीं छोड़ रही और उसको मतलब खुद को टैक्स कर रही है। और तो ये लोग गवर्नमेंट कंपनीज को कोई सब्सिडरी नहीं देती गवर्नमेंट टैक्स के लिए, हाँ गवर्नमेंट कंपनीज को तो मतलब टैक्स में सब्सिडरी मिलनी चाहिए ना थोड़ी, गवर्नमेंट नहीं, हो सकता है टैक्स कुछ कम लगता हो, आई डोंट नो, मतलब मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट ये टैक्स तो है, मतलब अब वो टैक्स का रेट इतना कम क्यों दिख रहा है, देखिए इनकी रिपोर्ट देखते हैं क्या कहते हैं, यूनिलीवर का मैनेजमेंट इंडिया को मिल गया क्या? सॉरी तो हिंदुस्तान क्या बोलते हैं, यूनिलीवर इंडिया की थोड़ी ना थी, ब्रिटेन की कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो इंडियन लॉ को फॉलो करेगी, वो भले ही ब्रिटेन की हो, पैसा तो टैक्स वैक्स तो इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा ना इसको, बट सही गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ी ना आएगी फिर, नहीं है गवर्नमेंट, तो ये तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, मैंने प्राइवेट सेक्टर की कंपनी खोला है, टैक्स देख कितना अमाउंट टैक्स का, पेज 126, नहीं ये तो टैक्स तो इनको प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देना पड़ेगा ना, ये इनका वो है नोट्स टू अकाउंट्स, दिस इज कंसोलिडेटेड, अच्छा ऊपर चला गया, नोट्स आ गए, ये भले ही हो, लेकिन मैं जस्ट आई वांट टू सी कि ये अमाउंट कितना दे रहे हैं,
किधर है नोट्स नोट्स नोट, ये रहा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो देख लेते हैं. कैश फ्लो वुड बी गिविंग अस अ बेटर पिक्चर. सर ऑल्सो कंसोलिडेटेड असेट्स और अनकंसोलिडेटेड असेट्स का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड में होता है कि अगर वो ग्रुप हैं, उनके कई सारी फैक्ट्रीज हैं, कई सारे सब्सिडरीज होती है, वो सब्सिडरीज का सबका लेकर बनाया जाता है, दैट इज कंसोलिडेटेड. मतलब एक कंपनी के कई सब्सिडरीज होती है, जैसे हिंदुस्तान लीवर जैसी जो कंपनी है, इनके छोटी मोटी कई कंपनीज होती है जो इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, वो अलग अलग बनाने वाली कंपनी. ठीक है, तो वो होती है. अब जैसे ये देखो आप, ये है एडजस्टमेंट्स, ये फाइनेंस, इन्होंने कितना टैक्स दिया है, नीचे आएगा इसका, इन्होंने कितना टैक्स दिया, टैक्स पेड, ये इन्होंने 2500 करोड़ का, हाँ 2505 अभी मैसेज में डाला, ये टैक्स इन्होंने लास्ट ईयर दिया था, ये 2407 इस साल टैक्स, इतना टैक्स है. ठीक है, और इन्होंने जो इंटरेस्ट वगैरह पे किया है वो कितना दिया है वो भी आपको दिखा देता. सॉरी, डिविडेंड हम देख रहे हैं ना, जस्ट डिविडेंड देख रहे हैं. डिविडेंड के लिए मुझे इस पेज में जाना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड. ओह, इन्होंने डिविडेंड लास्ट ईयर 5000 करोड़ में है, ये फिगर, ये भी करोड़ में, यहाँ करोड़ में, तो 5196 करोड़ लास्ट ईयर दिया था, 8811 करोड़ इस साल दिया 2021. तो दिस इज व्हाट दे हैव डन. तो डिविडेंड और टैक्स तो इज ह्यूज. डिविडेंड तो चलो ठीक है श्योर, लेकिन सारा डिविडेंड नहीं दिया. आप देखें कंपनी ने क्या सारा डिविडेंड दे दिया? नहीं, दे रिटेन. अच्छा, ये रिटेन कैसे मालूम पड़ेगा? रिजर्व का रिजर्व मालूम पड़ेगा आपको इनकी बैलेंस शीट. मैं इनकी बैलेंस शीट में आता हूँ, मैं इनकी बैलेंस शीट देखता हूँ. ये इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस है, चलो इसमें देखते हैं. प्रॉफिट फॉर द ईयर 7991 है आफ्टर टैक्स. सर हाँ सर, आई हैव अनदर क्लास, सो कैन आई लीव? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यू कैन लीव. we'll have to continue this discussion in the next class. थैंक यू सर. ओके ओके ओके, ये देखिए इसके अंदर करंट लायबिलिटी जो थोड़ा सा अलग जा रहा है. इक्विटी शेयर कैपिटल इनकी दे रखी है नोट नंबर 16 में. ये जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं which they don't give as the part of dividends that they retain themselves show is reflected here. वो इसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में आता है. इन्होंने बैलेंस शीट थोड़ी सी अलग जा रही, मुझे इनके नोट्स देखने पड़ेंगे 16 एंड 17A. इसके अंदर से मालूम पड़ेगा कि इन्होंने रिजर्व वगैरह कितना बना रखा है. बट द पॉइंट आई जस्ट वांट टू सिंपली शेयर कि creating reserve is makes more sense for a company than for a partnership firm, number one. और reserve are basically a part of retained earnings. retained earnings का हिस्सा है. कंपनीज उतना पैसा बिजनेस रिटेन कर ले रहे हैं जिससे कि शेयर होल्डर्स को देना नहीं पड़े, और देना नहीं पड़े या देने की जरूरत नहीं, मतलब वॉट एवर यू से, मैं ये नहीं कहूँगा देना नहीं चाहते, दे वुड लाइक टू गिव, बट शेयर होल्डर्स को कम देना पड़ता है, पार्टनर्स को भी उस हिसाब से. तो ये कॉन्सेप्ट आपके पार्टनरशिप में रिजर्व इज मोर लाइक अ कॉन्सेप्ट, किसका क्या यूज है कि अगर हो तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट ये कंपनीज में ज्यादा बनाया जाता है. ठीक है, इट इज मेड मोर इन केस ऑफ I don't. Is that okay? Any questions you have? किसी को कोई चीज पूछनी है? Any questions? No sir. ठीक है, तो आप लोग we meet tomorrow. ठीक है, tomorrow economics will start further with national income, और इस चीज को हम आगे डिस्कशन करें. ठीक है, थैंक यू सर. ओके Thank you sir. फाइन.